आप सभी को एग्जाम नोन यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर धातु और अधातु को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करा देंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये क्लास पेपर 1 में जीएस सेक्शन में आपका हेल्प करेगा। साथ ही साथ जो लोग साइंस एंड मैथ टीचर बनने वाले हैं जेटेट पेपर 2 के अंडर में, उसके लिए तो पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा साइंस सेक्शन में। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेटल्स के बारे में। हम लोग पूरा डिटेल्स में देखेंगे। पहले बेसिक वे में देखेंगे मेटल्स किसे कहते हैं, फिर मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। इन सारे चीज़ों को कंप्लीट कराएंगे एक ही वीडियो में। तो कंप्लीट बने रहिएगा और साथ ही साथ चैनल में जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सो दैट डेली बेसिस पर वीडियो बनाने की मोटिवेशन बना रहे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं धातु के बारे में। तो धातु क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, जिनमें विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक करंट और हीट की सुचालकता यानी कि धातु से होकर हीट और करंट पास हो सकती है। हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग के घर में जो वायर होती है, वायर के अंदर में क्या होता है, एक तार होता है जो कि किसकी बनी होती है, मेटल यानी धातु का बनी होती है। या तो वह एल्यूमिनियम का बना हुआ हो सकती है या वो कॉपर का बना हुआ हो सकता है। ये सारा क्या है, ये आपका धातु है और उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कोटिंग लगा रहता है सो दैट हम लोगों को झटका ना लगे। वो प्लास्टिक का जो कोटिंग है वो क्या है, वो जो है आपका करंट का कुचालक है। तो कुचालक और सुचालक समझ में आ गया। सुचालक जिससे होकर कोई चीज आसानी से पास कर सके उसे हम लोग सुचालक यानी कि कंडक्टर कहते हैं, और जिससे होकर कोई चीज आसानी से पास ना हो सके उसे हम लोग इंसुलेटर यानी कि कुचालक कहते हैं। तो आपका जो धातु होगा वो इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्टर होगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पास करेगा। साथ ही साथ जो हीट है, उष्मा है, उष्मा का भी क्या होगा, कंडक्टर होगा। आप देखे होंगे जब सस्पेन में आप चाय वगैरह गर्म करते हैं तो आप क्या ध्यान दिए होंगे जैसे यहाँ पर आपका सस्पेन है, यहाँ आपका चाय गर्म हो रहा है, यहाँ पर आपका फायर है और ये इसका हैंडल है। तो आप देखे होंगे फायर तो यहाँ पर है, गर्म तो यहीं पर होना चाहिए, बट आप अचानक अगर आप हैंडल को टच कीजिएगा तो ये भी पार्ट आपका गर्म हो गया होगा। क्यों गर्म हो गया? क्योंकि यहाँ पर आपका जो हीट है वो कंडक्ट होके कहाँ तक पहुंच गया, आपका हैंडल का टिप तक पहुंच गया। तो आपको याद रहेगा धातु विद्युत और उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है, यानी कि आपका कंडक्टर होता है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ मुख्य प्रॉपर्टीज के बारे में, किसके धातु का कुछ मेन प्रॉपर्टीज। सबसे पहले कि धातु में चमक होती है। हम लोग सोना चांदी को देखते हैं तो चमकता है, तो ये आपको पता है कि धातु में चमक होती है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है मलेबिलिटी यानी कि आघात वर्ध्यता। और इस प्रॉपर्टीज के कारण ही हम लोग आज के डेट में इतना सारा सामान देख पा रहे हैं। अगर धातु में ये क्वालिटी नहीं होता तो आज के डेट में आप अलमीरा कैसे बनाते? आप सिंपल सोचिए, जो छत के ऊपर जो ढला जो चादर चादर रहता है सो दैट पानी वगैरह ना आए नीचे, वो आप कैसे बनाते? तो आघात वर्ध्यता का जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है, आघात वर्ध्यता जो क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है, ये लाइफ को और आसान बनाया। इसमें क्या होता है कि अगर धातु को आप पीटेंगे तो वो पतली चादर के रूप में बन जाएगा, पतला चादर का फॉर्म ले लेगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे अधिक आघात वर्ध धातु का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सोना और चांदी जो है ये सबसे मोस्ट मेलेबल मेटल्स होती है, सोना और चांदी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। थर्ड में है आपका तन्यता यानी कि डक्टिलिटी। डक्टिलिटी किसे कहते हैं? हम लोग सभी जानते हैं कि जो भी मेटल्स होती है उसका हम लोग क्या बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। तो किसी भी धातु को जो तार के रूप में हम लोग खींच सकते हैं उस प्रॉपर्टी को हम लोग तन्यता के नाम से जानते हैं, डक्टिलिटी के नाम से जानते हैं। और सबसे अधिक तन्य धातु अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो सबसे अधिक तन्य धातु है आपका सोना। सोना को हम लोग AU। अब इसमें आता है कि थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। अपवाद है इसमें, इसलिए इसको फिर से डाला गया यहाँ पर। अपवाद क्या है कि आपका लेड लेड और मरकरी जो है ये उष्मा का कुचालक है। जबकि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि धातु क्या होता है, उष्मा ताप और विद्युत का सुचालक होती है। बट उसमें आपको कुछ अपवाद देखने को मिलेगा, एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। उसमें से एक अपवाद आप याद रखिएगा कि जो लेड है और मरकरी है ये क्या होती है, उष्मा का कुचालक है, जबकि ये दोनों क्या है, धातु है आपका। फिफ्थ आपका घनत्व, डेंसिटी। कोई भी धातु का जो डेंसिटी होता है वो हमेशा ज्यादा होता है। साथ ही साथ धातु पर अगर आप चोट लगाएंगे तो वो ध्वनि उत्पन्न करेगा। तो अगर हम लोग बात करें कुछ एग्जांपल्स की, तो सोना हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सारे धातु का एग्जांपल्स है। अब हम लोग इसका रासायनिक गुणधर्म के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या रासायनिक गुणधर्म है एक मेटल्स का। तो सबसे पहले आप देखे होंगे कि जो सोडियम है आपका, सोडियम क्या है, एक धातु है। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, वो है 11। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है।
अब ये क्या करेंगे, कोई भी धातु अगर अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, कोई भी धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग त्याग करके क्या बनाता है, कौन सा आयन बनाता है, आपका पॉजिटिव आयन बनाता है। कौन सा आयन बनाएगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा। इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं, यहाँ पर आपका सोडियम हो गया जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा 2, 8 और 1, यानी कि उसका आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। और अगर क्लोरीन के साथ वो साझा करेगा तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 17 है। और क्लोरीन का जो आउटर सेल है उसमें नंबर ऑफ एटॉम्स कितना होती है, 7। तो दोनों को क्या प्राप्त करना है, ऑक्टेट प्राप्त करना है। ऑक्टेट रूल हम लोग पढ़ेंगे जब। तो यहाँ पर सोडियम का एक जो बाहरी आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है ये किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा। और क्लोरीन को देते ही वो क्या हो जाएगा, अष्टक यानी कि ऑक्टेट प्राप्त कर लेगा। और उस पर कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। और ये जो क्लोरीन है ये एक इलेक्ट्रॉन किससे ग्रहण कर रहा है, सोडियम से ग्रहण कर रहा है। तो वो किस में आ जाए, वो भी ऑक्टेट प्राप्त कर लेगा और वो माइनस होगा। तो इस प्रकार से एक आयोनिक कंपाउंड बनता है जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ पर क्या देखें, क्लोरीन अधातु है, सोडियम धातु है। तो कोई भी धातु जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो वो कौन सा आयंस बनाएगा, वो पॉजिटिव आयंस बनाएगा। यानी धातु अपना बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं और कैटायन यानी कि धनायन बनाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, केमिकल प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखना है। और सोडियम वाला एग्जाम्पल आप आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड नमक हम लोग डेली इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप नमक देखेंगे तो आप ये वाला एग्जाम्पल आप याद कीजिएगा, तो आपको ये सारी चीजें याद रह जाएगी कि सोडियम एक धातु है जो अपना बाहरी कोश में जो आउटर सेल होती है उसमें इलेक्ट्रॉन को दान करके कौन सा आयन प्राप्त करता है, कैटायन यानी कि धनायन प्राप्त करता है, पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करता है। अब हम लोग बात करेंगे ऑक्साइड का। अगर आप धातुओं को वायु में दहन चमकदार ज्वाला के साथ होता है। जैसे आप समझिए कि जो क्लास 10th का किताब में एक एग्जाम्पल दिया है कि मैग्नीशियम जो है एक धातु है। मैग्नीशियम का पट्टी को आप जलाइएगा तो वो चमकदार ज्वाला के साथ जलेगा और क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड। मैग्नीशियम को जब आप जलाइएगा तो ये क्या बनाएगा, Mg+O2। तो ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर 2 लगा देंगे तो समीकरण इक्वेशन आपका संतुलित हो जाएगा। इधर भी 2 लगा देंगे तो 2MgO। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सभी धातुएं, जितने भी धातु है, सभी ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और धातु का ऑक्साइड बनने पर या तो वो क्षारीय होगा या उदासीन होगा। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये आपका एग्जाम में पूछा भी जाता है कि धातु ऑक्साइड का प्रकृति किस प्रकार का होता है। तो वो या तो क्षारीय हो सकता है या उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा पूरा का पूरा, या बेसिक इन नेचर होगा। अब आपको मन में आ सकता है कि दहन किसे कहते हैं, इसलिए हर एक चीज को यहाँ पर टॉपिक में आपको डाला गया है सो दैट आप एक बार पीडीएफ को पढ़ेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आप उसको बार बार मल्टीपल रिवाइज करेंगे तो आपको दिमाग में घुस जाएगा। तो यहाँ है कि वो रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ क्या हो गया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उष्मा देता है, तो उसको हम लोग दहन कहते हैं। इससे पहले अगर आप बैचेस एक्सेस करना चाहते हैं जेटेट एग्जाम्स का, तो हम लोगों का नोट्स और टेस्ट सीरीज बैच आपका एप्लीकेशन में अवेलेबल है। इसमें आपको ई नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा टॉपिक वाइज, जिस प्रकार से आपका सिलेबस दिया रहेगा उसी प्रकार से। और साथ ही साथ आपको 15 टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा फॉर द प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा करेंगे आपका मार्क्स उतना इंप्रूव होगा। इसमें क्षेत्रीय भाषा को हम लोग ऐड नहीं किए हैं। बाकी आपका सीडीपी 30 मार्क्स कवर हो जाएगा, जीएस का 30 मार्क्स, ये पेपर 1 की बात कर रहे हैं हम लोग, भाषा का, और मैथ का 30 मार्क्स। इसके अलावा मैथ का एक क्लास यूट्यूब में भी हम लोग लेंगे। मैथ और साइंस का यहाँ पर 60 मार्क्स आपका कवर होगा पेपर 2 में, सीडीपी का 30 मार्क्स। उसी प्रकार से सोशल साइंस का भी है जिसमें सोशल साइंस का 60 मार्क्स और सीडीपी का 30। इस प्रकार से आपको चीज़ें देखने को मिलेगा। कॉम्बो भी अवेलेबल है, इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों है। अगर आप बैच एक्सेस करना चाहते हैं तो एग्जामिनेटर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप सैंपल दिया हुआ है, कोई भी नोट्स का आप प्रिंट आउट नहीं ले सकते हैं, आपको एप्लीकेशन में ही सारा चीज़ डाउनलोड रहेगा। आप ऑफलाइन जितना चाहे, जितना बार चाहे बार बार पढ़ सकते हैं। सारे बैचेस का वैलिडिटी 2 ईयर से 2 साल तक आप एक्सेस कर सकते हैं, एग्जाम के बाद भी आप एक्सेस कर सकते हैं। बाकी कोई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, ये सारे नोट्स आपको हेल्प करेगी वहाँ पर। तो ऐसा नहीं कि एग्जाम तक की वैलिडिटी रहेगा, एग्जाम के बाद भी आपका वैलिडिटी रहेगा। अब हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे धातु के साथ ये वाला आप जो पूरा का पूरा फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि कोई भी धातु के साथ अगर हम लोग ऑक्सीजन का विक्रिया कराएंगे तो किसका निर्माण होगा, धातु ऑक्साइड का निर्माण होगा। जैसे यहाँ कॉपर है, कॉपर को अगर हम लोग वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या देगा, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करेगा, जिसका रंग क्या होगा, काले रंग। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो जो ऑक्साइड बनेगा उसका रंग क्या होगा, तो उसका रंग होगा आपका काला रंग। अगर हम लोग जेटेड साइंस की बात करें यानी पेपर 2 की बात करें तो वहाँ पर सिलेबस में मेंशन है कि आपका ग्रेजुएशन लेवल के पेपर पूछा जाएगा आपसे।
तो इस प्रकार से जब अभिक्रिया होगा तो कौन सा रंग का प्रोडक्ट बनेगा ये पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जा सकता। ये बहुत ही डीप नहीं है, ये आप आराम से आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा ये सारी चीजें। फिर अगर हम लोग एल्यूमिनियम का अभिक्रिया कराएंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, Al2O3। ये सारे फॉर्मूलाज आप याद रखिएगा। कॉपर को हम लोग Cu से डिनोट करते हैं, केमिकल सिंबल जो है होते हैं, रासायनिक सूत्र आप याद रखिएगा सारा चीजों का। अब हम लोग बात करेंगे कि धातु की जो ऑक्साइड होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। यहाँ से भी एग्जाम में पूछा जाता है कि धातु ऑक्साइड की गुणधर्म क्या होती है। तो जहाँ धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्षारकीय होती है, बेसिक इन नेचर होती है। ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होने का तात्पर्य क्या होगा कि अगर इसको हम लोग अम्ल से क्रिया कराएंगे इन सारे ऑक्साइड को, तो अम्ल के साथ क्रिया करके वो क्या देगा, लवण और जल देगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब एसिड बेस एंड वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ और क्लियर होगा आपका। जब एसिड और बेस का आप रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या क्या प्राप्त होती है, सॉल्ट एंड वाटर प्राप्त होती है, सॉल्ट एंड वाटर। तो हम लोग क्या देखें कि धातु की ऑक्साइड क्षारकीय होती है, बेसिक इन नेचर होता है। जब उसको हम लोग किसी अम्ल के साथ, एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, लवण और जल यानी कि सॉल्ट एंड H2O प्राप्त होगा। और कुछ ऐसा धातु के ऑक्साइड है जो अम्लीय यानी कि एसिडिक इन नेचर है और साथ ही साथ बेसिक इन नेचर है, बेस भी है, क्षारकीय भी है। ऐसा कौन कौन सा है, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड है, ये सारे कुछ अपवाद है। अम्ल और क्षार के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार से विक्रिया करते हैं वो अब आपको देखना है। जैसे यहाँ पर आपका Al2O3 है जो कि आपका क्या ऑक्साइड है एक एल्यूमिनियम का, उसको आप अम्ल के साथ रिएक्शन कराइए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ HCl के साथ, तो क्या एल्यूमिनियम क्लोराइड का निर्माण किया जो कि क्या है एक सॉल्ट है, और साथ ही साथ आपका जल का निर्माण किया प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है कि अधिकांश धातु ऑक्साइड जो होती है जल में क्या होती है, अघुलनशील होती है। कुछ मैक्सिमम धातु ऑक्साइड क्या होगा, जल में घुलनशील नहीं होगा। और कुछ है इनमें से जो जल में घुलकर क्षार प्रदान करेगा। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कुछ जल में घुल करके, जैसे सोडियम ऑक्साइड, ये आपका क्या है, एक धातु ऑक्साइड है। जब H2O यानी कि जल के साथ अभिक्रिया कर रही है तो क्या प्रदान कर रहा है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या आपका क्षार है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। उसी टाइप से आप पोटेशियम ऑक्साइड को जब आप पानी के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो रहा हम लोगों को, जो कि क्या है, एक क्षार है। तो ये सारा फॉर्मूला आप याद रखिएगा, समझ में आ गया। अब कुछ ऑक्साइड होती है जिसे हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, यानी कि वैसा धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करेगा, उसे हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे, वो है आपका रिएक्टिविटी यानी कि प्रतिक्रियाशीलता। जो धातु होती है ये एसिड और पानी के साथ क्या होती है, रिएक्शन कर जाता है। कोई भी धातु है, मान लेते हैं आप आयरन है, आयरन में आप एसिड डालेंगे तुरंत वहां क्या होगा, रिएक्शन होगा आपका। तो धातु क्या हो गया, एसिड और पानी के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। इसको थोड़ा पतला कर देते हैं हम लोग, जस्ट मिनट, पेन का कलर चेंज करते हैं। तो धातु का ऑक्साइड क्या होती है, आपका पानी के साथ प्रतिक्रियाशील होती है और इससे क्या होती है, आपका हाइड्रोजन गैस का निर्माण होती है। ये आप याद रखिएगा कि इसके बाद क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन ऑक्साइड का निर्माण होगा। जैसा आप यहाँ पर देखिए, कोई भी धातु को अगर आप जल के साथ यानी वाटर के साथ रिएक्शन कराइएगा तो धातु ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और उसके साथ साथ हाइड्रोजन का निर्माण होगा। फिर उस धातु ऑक्साइड को अगर आप जल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो किसका निर्माण होगा, धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। जैसा आप यहाँ पर देखिए पोटेशियम के यानी कि पोटेशियम, पोटेशियम को जब आप पानी के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या बना, एक धातु ऑक्साइड बना जिसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ जल का निर्माण हुआ और उसमें ऊर्जा रिलीज हुआ। अब आप क्या कर रहे हैं, सोडियम को जब आप पानी के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपका क्या H2O क्या हो रहा है, यहाँ पर रिलीज हो रहा। तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि धातु और जल के साथ जब रिएक्शन होगा तो धातु ऑक्साइड बनने के साथ साथ कौन सा गैस रिलीज होगा, आपका हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज होगा। अब कोई धातु अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, कोई धातु अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो किसका निर्माण होगा, लवण और हाइड्रोजन का निर्माण होगा। अब हाँ, एक्यूरेजिया, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक्यूरेजिया में 3:1 के अनुपात में क्या क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ आप याद रखिएगा कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है उसका रेशियो होता है 3 का, कितना होता है 3, और नाइट्रिक अम्ल कितना होती है 1। तो 3:1 का रेशियो आप याद रखिएगा, आपको उल्टा करके दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएगा वहां पर कि नाइट्रिक अम्ल 3 होगा और हाइड्रोक्लोरिक 1 होगा या दूसरा अम्ल होगा। तो आप यहाँ 2 पॉइंट याद रखिएगा, पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और नाइट्रिक अम्ल, और दोनों का जो मिश्रण है किस अनुपात में रहता है, 3:1 के अनुपात में रहता है।
और ये सोना को जो है गला सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि धातु लवणों के विलयन के साथ धातुओं की अभिक्रिया। जैसे कोई अगर अधिक अभिक्रियाशील धातु होगा और वो अगर कम अभिक्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो वो क्या करेगा, देखिए यहाँ पर कि अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देता है, जिसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है सक्रियता श्रेणी। यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, आपको सीरीज बना के दे देगा कि हाँ सही क्रम में है या नहीं है। तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है? सक्रियता श्रेणी वो सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता यानी धातुओं की रिएक्टिविटी को हम लोग घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले क्या पोटेशियम है, और उसके नीचे हम लोग यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर सोना का। सबसे ऊपर है पोटेशियम और यहाँ पर जो गोल घेरा किया सोना है। तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? तो जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, यानी पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और यहाँ सोना जो है वो कम रिएक्टिव है। तो इसको आप याद कैसे रखिएगा? जैसे यहाँ पर याद रखने का एक ट्रिक है, वो ट्रिक है आपको ये पूरा का पूरा आपको याद रखना होगा कि प्लीज स्टॉप लफिंग एंड कॉलिंग मी ए केयरलेस जेब्रा, इंस्टीड लर्न हाउ कॉप सेव गोल्ड एंड प्लेटिनियम। ये पूरा का पूरा सेंटेंस अगर आप याद रख लेते हैं तो पूरा का पूरा सक्रियता सरणी आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर प्लीज लिखा हुआ तो प्लीज का पी मतलब पोटेशियम, स्टॉप का एस मतलब सोडियम, लफिंग का एल मतलब लिथियम, कॉलिंग का सी मतलब कैल्शियम, मी का एम मतलब मैग्नीशियम, ए का मतलब हो गया एल्यूमिनियम, सी का मतलब हो गया कार्बन, जेब्रा का जेड का मतलब हो गया जिंक, इंस्टीड का आई का मतलब हो गया आयरन, लर्न का एल का मतलब हो गया लीड, हाउ का एच का मतलब हो गया हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से पूरा इस सेंटेंस को आप याद रख लीजिएगा तो पूरा का पूरा सक्रियता सरणी आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो ट्रिक्स एंड कैसे आप याद रखेंगे ये सारी चीजों को भी हम लोग नोट्स में जगह दिए हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। जैसे यहाँ पर फिर से एक बार पढ़ रहे हैं इसको कि प्लीज स्टॉप लफिंग एंड कॉलिंग मी ए केयरलेस जेब्रा, इंस्टीड लर्न हाउ कॉप सेव गोल्ड एंड प्लेटिनियम। तो इस चीज को आप एक दो बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, जब चीजों को देखेंगे बार बार तो आपको ये याद हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, आपको एक सीरीज दे दिया जाएगा सोडियम पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, आपसे पूछ दिया जाएगा कि सक्रियता श्रेणी का सही क्रम है कि नहीं है। तो आप यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे कि जैसे सोडियम पोटेशियम हो गया, सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ये सारे विद्युत अपघटन वाले धातु क्रम में देखेंगे, ये वाला धातु क्रम वाला में देखेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको कंफ्यूज हो सकता है। तो सक्रियता सरणी में ऊपर का जो सबसे धातु होगा वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा और नीचे जो रहेगा वो लिस्ट रिएक्टिव रहेगा, सबसे कम, जैसे कि प्लेटिनियम। और ऊपर से नीचे आने पर केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगा? डिक्रीज होगा, माइनस होगा। ऊपर से नीचे आने पर केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगा? माइनस होगा। और अगर आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है एग्जाम में इस प्रकार से। यहाँ पर भी हम हिंदी में फिर लिख दिया है कि सबसे अभिक्रियाशील धातु टॉप में रहता है और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु एकदम नीचे पाया जाता है। अब धातु का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में, अधातु के बारे में। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं ये भी आपका एलिमेंट होती है और इसमें ना तो आप करंट पास कर सकते हैं, ना इसमें टेम्परेचर पास होगा, बहुत ही कमजोर होगा और इसमें चमक की कमी होती है। हम लोग अधातु को पेंट कर देते हो अलग बात है, बट अपना उसका कोई चमक नहीं होता। सबसे पहला चीज याद रखिएगा अधातु में, नॉन मेटल्स में, कि इसमें लेक ऑफ लस्टर यानी चमक की कमी होगा। अपवाद में आपका आयोडीन आ जाएगा। आयोडीन जो नमक हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो क्या है आपका, जो आयोडीन है वो आपका अधातु है बट वो चमकदार है। भंगुर होगा, अधातु को हम लोग पीटेंगे तो आसानी से टूट जाएगा, तार हम लोग फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर उष्मा और विद्युत का कुचालक होगा। बट यहाँ पर आप याद रखिएगा जो कार्बन का अपर रूप हीरा जो होती है वो क्या होती है? आपका उष्मा का सुचालक होती है। उसी प्रकार से ग्रेफाइट भी क्या है? कार्बन का एक अपर रूप है जो कि विद्युत का सुचालक है। तो आप दो पॉइंट याद रखिएगा कि ग्रेफाइट से होकर विद्युत का चालन होता है, जबकि ग्रेफाइट क्या है? एक नॉन मेटल्स है। अधातु का जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, धातुओं का डेंसिटी ज्यादा होती है। अधातु पर चोट करने पर कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। और अधातु सामान्यतः क्या होती है? ठोस या गैस होती है। बट ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा कि ब्रोमीन जो है आपका एक नॉन मेटल्स है बट ये लिक्विड स्टेट यानी द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। कुछ नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल जैसे कि कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये सारा आपका नॉन मेटल्स का एग्जाम्पल हो गया। अब नॉन मेटल्स का भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण।
तो नॉन मेटल्स क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं और क्या बनाता है, ऋणायन बनाता है। जैसे आपको सोडियम क्लोराइड वाला एग्जांपल से हम समझाए कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होता है 281 होता है और क्लोरीन का क्या होता है 287 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होती है। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको प्रदान कर देता है, क्लोरीन को दे देता है। तो सोडियम यहाँ पर डोनर है, इसलिए क्या बना, वो पॉजिटिव बना। और क्लोरीन क्या क्या यहाँ पर एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया इलेक्ट्रॉन को, और ग्रहण करके कौन सा साइन बनाएगा, एनायन यानी कि ऋणायन बनाएगा। तो यहाँ पर 281 था, 1 उधर चला गया तो ये 28 ऑक्टेट प्राप्त कर लिया, बट उसमें आयन आ गया। और ये भी क्या हो जाएगा, 287 था, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो ये भी ऑक्टेट प्राप्त कर लिया। तो हम लोग ऑक्टेट रूल को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, वहां पर ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग अधातु के ऑक्साइड की अगर हम लोग बात करें तो जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होती है वो अम्लीय होती है। धातु का कैसा था, धातु का क्षारीय था, इसका क्या है आपका अम्लीय होगा। हम लोग रिएक्टिविटी की बात करें तो अधातु धातुओं के साथ अभिक्रिया करती है और डिफरेंट प्रकार का यौगिक बनाती है। जैसे आप यहाँ पर देखें ना, सोडियम और क्लोरीन रिएक्शन करके एक आयोनिक कंपाउंड बना जिसका नाम क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, जो कि साधारण नमक का सूत्र है। अब धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया, तो धातु के परमाणु, यही वाला एग्जांपल फिर से हम बढ़िया से यहाँ पर आपको समझा दिए है, आप इससे पहले भी हम समझा दिए, इस चीज को आप आसानी से समझ सकते हैं। अब जो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होती है, जब कोई दो धातु और अधातु रिएक्शन करता है तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ, एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। तो आयनिक कंपाउंड का गुणधर्म आप जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भौतिक प्रवृत्ति अगर आप देखेंगे तो धन और ऋण आयनिक के बीच क्या होती है, मजबूत आकर्षण बल होती है, जिसके कारण जो आयनिक यौगिक होती है वो ठोस एवं कठोर होती है। जैसे सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल ले ले आप, सोडियम प्लस है, Cl माइनस है, ये दोनों मिलकर के आप आयोनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। दोनों में क्या है, आयन है, जिसके कारण दोनों के बीच में क्या है, मजबूत आकर्षण बल है। और मजबूत आकर्षण बल होने के कारण इस टाइप के यौगिक यानी कि आयनिक कंपाउंड्स नेचर में कैसा होते हैं, ठोस यानी कि सॉलिड होती है और कठोर होती है। और ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब डालने पर ये टूट जाते हैं। अगर हम दाब लगाएंगे तो टूट जाएगा। अगर हम लोग गलनांक एवं कथनांक की बात करेंगे तो आयनिक यौगिकों का जो गलनांक और कथनांक होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि दोनों के बीच क्या होती है, मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल होती है, जिसको तोड़ने के लिए काफी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इसी के कारण आयनिक कंपाउंड्स का गलनांक और कथनांक क्या होती है, उच्च होती है। अगर हम लोग घुलनशीलता की बात करेंगे तो विद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में क्या होती है, घुलनशील, और जैसे केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, इस सब में क्या होती है, अविलेय होती है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि विद्युत सुचालकता की बात करेंगे आयनिक कंपाउंड की केस में, तो कोई ठोस अवस्था में कोई भी आयनिक यौगिक क्या होगी, विद्युत का चालन नहीं करेगा। जैसे आप सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो नमक से आप इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि ठोस अवस्था में क्या होती है, इनके ये बहुत ही दृढ़ संरचना में होती है, जिसके कारण इसके आयनों में जो है गति संभव नहीं होती है। बट अगर इसी नमक को आप घोल देंगे पानी में, बढ़िया से इसको घोल बना देंगे, तो उससे होकर आप इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि आयनिक कंपाउंड जब सॉलिड स्टेट में होगा, किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा,